4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कांग्रेस आई ने जब राहुल गांधी का रायबरेली से पर्चा भरने की बात को छुपा करके अचानक ही काम किया, मास्टर स्ट्रोक कहलाया जाने लगा। और वहाँ एक बयान यह आया कि अभी कांग्रेस आई बहुत सारे ऐसे मतलब स्टेप ले सकती है जिससे आप चौंक जाएंगे। हो सकता लें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं। मैंने दोस्तों आपको पहले ही एक दिन पहले बताया था कि मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि राहुल गांधी अमेठी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, आप सुन चुके हैं। एक रीज़न तो मैं आपको और भी बता देता हूं कि राहुल गांधी इसी बात पर अटके रहते कि स्मृति ईरानी पहले की तरह उन पर झूठे या सच्चे तथाकथित आरोप लगाती रहती। इन्होंने यूं देखा है, इन्होंने सीटी बजाई है, इन्होंने ये किया है, पहले भी आप देख चुके हैं। चलिए खैर, उसको बंद कर दीजिए। देश के दो बड़े पत्रकारों की बात बताने जा रहा हूं। परसों जब मेरे कानों में ये बात पड़ी तो मुझे लगा ये खबर ऐसी ही होगी, लेकिन जब दूसरे देश के बड़े पत्रकार ने उस बात का समर्थन करते हुए बताया कि बनारस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, मैंने इस बात पर गौर किया कि ये देश के दो बड़े पत्रकार अगर इस बात को कह रहे हैं और कांग्रेस आई का वो बयान कि अभी हम और भी ज़्यादा चौंकाने वाले फैसले आपको देने जा रहे हैं, इन दोनों को जब रखा तो लगा कि हाँ कुछ जान हो सकती है। लेकिन बनारस की धरती पे क्या होगा? प्रियंका गांधी अगर आ जाती हैं तो ये इलेक्शन कहाँ किधर चला जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी मुसीबत में पड़ जाएंगे चुनाव के मद्देनज़र? इन तमाम बातों पर गौर किया, कुछ चीज़ें निकल कर के आई हैं एविडेंस के साथ, एज्यूमिंग के साथ, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात तो दोस्तों ये है कि कांग्रेस आई को आप मालूम है आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव से जब इनका समझौता होने के कगार पर था तो बाकायदा मुस्लिम जमात के लोगों ने अखिलेश यादव से मिलकर कहा कि आपको कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना ही होगा, वरना आपको मालूम है उधर केजरीवाल हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, उधर फारूक अब्दुल्ला हैं, सब लोग गठबंधन के बारे में ऊहापोह करने लगे थे। लेकिन सबको मालूम पड़ा कि कांग्रेस की ज़रूरत हम सबको है, कांग्रेस की हमें ज़रूरत नहीं है। यकीन जानिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ अगर कांग्रेस ना भी होती तो सिनेरियो इससे ज़्यादा अच्छा होता। वजह उसकी यह है कि जिस तरह से दो चरण हुए उससे पता ये चल गया कि अपर समाज का और भारतीय जनता पार्टी को देने वाला वोट भी नीरस है, वो कांग्रेस की तरफ बड़ी हसरत की निगाहों से देख रहा है। इन दो चरणों में ये महसूस हुआ और इसका फ़ायदा अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को भी मिल रहा है। खैर उस बात को हटा दीजिए। कांग्रेस ने जो धीमी शुरुआत की और गठबंधन के लोगों को अपने साथ रख करके उन्हें अगले कदम पर रखा, जहाँ जहाँ वो मजबूत नहीं है वहाँ उनको उसको ड्राइविंग सीट पर आने दिया। इसी तरीके से कांग्रेस आई का एक पूरा रोल निखर कर आया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आई को जितना पहले माना जाता था उससे कहीं अब ज़्यादा माना जाने लगा है। दो चरणों के बाद लोगों ने जिस प्रकार से दलित ने, मुस्लिम ने, यादव ने, पंडितों ने, ब्राह्मण, इन लोगों ने जो विश्वास दिखाया है उससे महसूस ये हो रहा है कि कांग्रेस आई जीवित होने लगी है, खास करके उत्तर प्रदेश में। ऐसे समय में क्या बनारस में अगर प्रियंका गांधी लड़ जाएं तो क्या वाकई मोदी जी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रधानमंत्री के कद को देखकर लगता नहीं कि हो जाएगी, लेकिन फिर भी कांटे का मुकाबला हो सकता है। इस मुकाबले से होगा क्या? पहली बात, श्रवण गर्ग बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े संपादक, उनका परसों मैंने बयान सुना, हमारे 4 PM पर भी आए थे, उन्होंने वहाँ पर भी बताया। अभय दुबे आप जानते हैं राजनीतिक विश्लेषक, दोनों की बातें जब मैंने सुनी मुझे लगा कि इन दोनों को थोड़ा सा मुआवजा कर लेना चाहिए। पता ये चला कि वाकई अगर प्रियंका गांधी हो जाती हैं, लड़ जाती हैं, तो जो कंडीशन स्मृति ईरानी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया कर रहा था, यानी कि उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था सिर्फ अमेठी में, वो काम मोदी जी के साथ हो जाएगा। बनारस से अगर प्रियंका गांधी लड़ती है, सबसे पहले बनारस की थोड़ा सा आप वोटों का समीकरण समझिए। 3 लाख के करीब ब्राह्मण हैं और 3 लाख ही मुस्लिम हैं, एक अनुसार, कभी कोई 2.5 लाख बताता, कभी 2, लेकिन 3 लाख के करीब मुस्लिम हैं और 3 लाख ब्राह्मण हैं। 1 लाख के करीब वहाँ यादव भी हैं। इन वोटों के एतबार से जातीय समीकरण सेट बैठ जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी जो 2014 में 32% लेकर के जीते थे, दोबारा 2019 में जो लहर हुई थी पुलवामा की और मोदी लहर, ये वो सब चीज़ें, तब वो 60-62% के करीब वोट लेकर आए थे। लेकिन आप यकीन जानिए जब केजरीवाल वहाँ 2014 में गए तो वहाँ सबसे ज़्यादा वोट 2,09,000 के करीब केजरीवाल को मिला, जबकि वो न्यू कमर थे। ऐसे समय में प्रियंका गांधी न्यू कमर नहीं है। इन वोटों के बिहाफ पर और मोदी जी के 10 साल की लफाजी जैसा कि आरोप उन पर लगता है, 10 साल की लफाजी के आरोपों के सामने प्रियंका गांधी साफ सुथरी छवि, महिला
और ये 3-4 वोट जो मैंने आपको बताया, अगर प्रियंका गांधी घसीट लेती हैं, खींच लेती हैं, तो प्रधानमंत्री जी लगभग हार भी सकते हैं और परेशानी में तो आ ही जाएंगे। परेशानी इन द सेंस कि वो बनारस छोड़कर जाएंगे नहीं। वो पहले भी 2022 में बनारस छोड़कर नहीं जा रहे थे, चूँकि वहाँ की आसपास की सीटें उनको जितानी थी। जितनी ज़्यादा तन्मयता से मोदी जी काम करते हैं चुनाव को लेकर, वाकई देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अगर कोई काम करने लगे तो हमारे देश के हालात ये नहीं होंगे जो अब हैं। चंद पूंजीपतियों के हाथ में तमाम संपत्ति नहीं होती, आम आदमियों में बिखरा हुआ धन होता और मौके भी ज़्यादा होते। खैर, बनारस में ये हालात हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने बनारस का समीकरण निकाला और निकालने के बाद मैंने देखा कि कौन वोट किधर आ सकता है, क्योंकि जब तक ये वोट आपको नहीं पता चलेगा आप नहीं पता कर सकते। आप देखेंगे दोस्तों, एक जातिगत समीकरण है, इसमें लिखा वाराणसी सीट पर ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी वोटर्स काफ़ी संख्या में है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी अहम है। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी में 3 लाख ब्राह्मण और 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 3 लाख गैर यादव, ये आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं मानेंगे, ओबीसी वोटर हैं, जबकि 2 लाख से ज़्यादा कुर्मी मतदाता हैं। अब चूंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी उनको साथ दे रही है तो कुर्मी शायद वहाँ चला जाए, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पर महिलाएं आ सकती हैं। इस सीट पर 2 लाख वैश्य, इनको आप भारतीय जनता पार्टी का वोटर मान सकते हैं। अलावा 1.5 लाख भूमिहार वोट है। इस पर अजय राय वगैरह और तमाम जो लोग हैं कुर्मी, वो दूसरे जो लोग हैं, इन लोगों को लगा दिया जाए तो ये वोटों में से कुछ वोटें दी जा सकती हैं। इस सीट पर 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जातियों के वोटर्स हैं। 1 लाख यादव, 3 लाख ब्राह्मण और 3 लाख ही मुस्लिम, 7 लाख वोट ये हो जाते हैं। अनुसूचित जातियों के वोटर्स, वाल्मीकि वगैरह भी कांग्रेस का पुराना वोट रहा है, अब तो नहीं है। ऐसे समय में मैं समझता हूँ ये वाला मुकाबला कड़ा बन सकता है। तो दोस्तों, बात यह है कि वाकई प्रियंका गांधी को कांग्रेस अगर ले आई तो जो काम राहुल गांधी के साथ करना चाह रहे थे अमेठी में, वो मोदी जी के साथ हो जाएगा। तो ये 2 बड़े पत्रकारों की बात मुझे लगी, संभावना इसकी ज़्यादा है। और प्रियंका गांधी एक तुरुप का इक्का भी साबित हो सकती हैं। बहुत अच्छे हमले कर रही हैं, बहुत शानदार बात कर रही हैं, कन्विंसिंग ज़बरदस्त है और समय भी है। राहुल गांधी भी तब तक फारिग हो जाएंगे और बनारस में डेरा डाल सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी अगर वाकई ये वाला इनिशिएटिव लेते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री के सामने ही लेवल के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री आपके लेवल के उम्मीदवार हैं, ये मानकर चलिए। आपको जो स्मृति के सामने रखा जा रहा था वो तो वाकई आपको ट्रैप करने की कोशिश थी, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन बनारस में अगर प्रियंका गांधी भी लड़ जाती हैं तो कड़ा मुकाबला होने के पूरे चांसेस हैं और देश की और दुनिया की मीडिया देखी जाएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, शीला दीक्षित को ऐसे ही बहुत सारा काम करने के बाद भी केजरीवाल ने लोगों के जरिए हरा इसलिए दिया था, क्योंकि नए लोग जब आते हैं ना, सच्चाई के साथ अगर आते हैं तो उनकी बातों में वजन होता। 10 साल से लोगों ने देखा वहाँ हालात क्या हैं। अच्छे हालात होंगे, गंगा सफाई हुई नहीं हुई वो बात अलग है, घाटों को तोड़ा गया या मरोड़ा गया, जो भी बहरहाल काम है। लेकिन बहरहाल प्रियंका गांधी या राहुल गांधी नाम के व्यक्ति या गांधी परिवार की कोई सदस्य यहाँ पर आकर चुनाव लड़ती हैं, जैसा कि देश के 2 बड़े पत्रकार कह रहे हैं, तो रोचक नहीं, ये भारत की राजनीति को बदलने वाला भी चुनाव हो सकता है। क्योंकि अगर मोदी जी खतरे में पड़ जाते हैं तो सबसे बड़ा स्तंभ ही चला जाता है भारतीय जनता पार्टी का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।